नमस्कार। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं एक नए तेवर और नए क्लेवर के साथ नया सवेरा के इस खास अंक को लेकर। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी कृतिका। सुप्रभात भावना एंड थैंक यू। और अगले 1 घंटे हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें, साथ ही फिल्म, साहित्य, संगीत और जीवन के संघर्षों से जुड़ी भी कई सारी कहानियां होंगी। लेकिन साथ ही अगर मुख्य खबरों की बात करें तो वो होगी लोकसभा से जुड़ी हुई, जहां पर आज आपको बता दें कि श्वेत पत्र को लेकर चर्चा होनी है। क्यों भावना? जी बिल्कुल, श्वेत पत्र जो है सरकार लेकर आई है और आज लोकसभा में आर्थिक हालात पर चर्चा होने वाली है और एक दिन जो संसद का है उसकी कार्यवाही का बढ़ा भी दिया गया है। साथ ही राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा में कई अहम विधायी कामकाज जो है वो सूचीबद्ध है और परीक्षा से जुड़ा जो नकेल कसने का जो मामला है, पेपर लीक का मामला, उस पर भी आज चर्चा हो सकती है और बाद में ये बिल जो है वो पारित किया जा सकता है। बिल्कुल। और इसी के साथ में अगर बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के हल्द्वानी में इस वक्त हालात कहीं ना कहीं ठीक नहीं लग रहे, क्योंकि एक अवैध मदरसा को गिराने के बाद में वहां पर कुछ उपद्रवियों ने हालातों को बिगाड़ने की कोशिश की। हालांकि प्रशासन ने इस वक्त वहां पर कर्फ्यू लगा दिया। फिलहाल ताजा हालात क्या है वो जानेंगे अगले 1 घंटे में। जी बिल्कुल। साथ ही नया सवेरा में बात होगी बिहार के भी लैंड फॉर जॉब मामले में आज पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की ईडी के समक्ष पेशी हो सकती है। साथ ही खबरें होंगी खेल जगत, अंतर्राष्ट्रीय जगत से और जीवन के संघर्षों से जुड़ी कुछ कहानियां भी होंगी। शुरुआत करते हैं नया सवेरा की सुबह की सुर्खियों के साथ। बिल्कुल। लोकसभा में श्वेत पत्र पर चर्चा। आज आर्थिक हालात पर होगी चर्चा। श्वेत पत्र के जरिए मौजूदा सरकार ने यूपीए के 10 साल के कार्यकाल में लगाए आर्थिक कुप्रबंधन के आरोप, 15 घोटालों का भी किया जिक्र। सरकारी भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल रोकने के लिए राज्यसभा में आज पेश होगा बिल। जम्मू कश्मीर से जुड़े 2 विधेयकों पर भी होगी चर्चा। मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, 12,343 करोड़ से बदलेगी रेलवे की तस्वीर। राजस्थान, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र, असम और नागालैंड में 6 मल्टी ट्रैकिंग रेल प्रोजेक्ट मंजूर। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना को भी मिली मंजूरी। उत्तराखंड के हल्द्वानी में अवैध मदरसा ढहाने के बाद हिंसक झड़प, इलाके में कर्फ्यू, एहतियात के तौर पर इंटरनेट और स्कूल बंद। मुख्यमंत्री धामी ने उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के दिए आदेश। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी पेशी। लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी की कार्रवाई के बीच आज होगी केस की सुनवाई। पाकिस्तान में संसदीय चुनाव के बाद वोटों की गिनती जारी। रुझानों में इमरान खान के पीटीआई समर्थित उम्मीदवारों ने बनाई बढ़त। और क्रिकेट में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 11 फरवरी को रविवार को होगा अंडर 19 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला। कल रोमांचक सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने हराया पाकिस्तान को। तो चलिए नया सवेरा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं देश भर से कुछ खास खबरें। बिल्कुल। और देश भर से कुछ खास खबरों की बात संसद से करेंगे, जहां पर मौजूदा बजट सत्र आने वाले दिनों में याद रखा जाएगा। केंद्र की मौजूदा सरकार ने भारत की अर्थव्यवस्था पर एक श्वेत पत्र संसद में बीते कल पेश किया, जो 2004 से लेकर 2014 तक यूपीए सरकार के दौरान का है। उन 10 सालों में प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में अर्थव्यवस्था को लेकर जो फैसले किए गए, उन सभी का लेखा जोखा इस श्वेत पत्र में है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे सदन के पटल पर रखा, जिस पर आज लोकसभा में दोपहर 12 बजे से चर्चा शुरू होगी। श्वेत पत्र में कहा गया है कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में आई थी, तब अर्थव्यवस्था नाजुक स्थिति में थी और वित्तीय स्थिति खराब थी। इसमें यह भी कहा गया है कि आर्थिक कुप्रबंधन और वित्तीय अनुशासनहीनता के साथ साथ व्यापक भ्रष्टाचार के कारण संकट पैदा हुआ। इसमें आगे कहा गया है कि अब अर्थव्यवस्था स्थिर हो गई है और सुधार तथा विकास के पथ पर है। पिछले 10 सालों में सरकार ने पिछली सरकार द्वारा छोड़ी गई चुनौतियों पर
सफलतापूर्वक नियंत्रण पा लिया है। और वहीं श्वेत पत्र में यूपीए सरकार की गलत नीतियों का भी जिक्र करते हुए कहा गया कि विभिन्न सब्सिडी के लिए तेल विपणन खाद व खाद्य निगम को वर्ष 2006 से 2010 के बीच 1.90 लाख करोड़ रुपए के बॉन्ड जारी कर दिए गए और राजकोषीय घाटा व राजस्व घाटा बढ़ाने के डर से इस कर्ज को छिपाया गया, जिसे अब एनडीए सरकार चुका रही है। बिना जांचे परखे लोन देने की वजह से यूपीए काल में बैंकिंग संकट भी गहरा गया था। बैंकों के एनपीए बढ़ने लगे थे और बैंक अंदर से खोखले हो रहे थे। विदेशी मुद्रा का भंडार कम हो रहा था और साल 2013 के अगस्त में ये 256 अरब डॉलर था, जो कि साल 2011 में 294 अरब डॉलर था। राजकोषीय घाटा अधिक होने से वित्त वर्ष 2011-12 में बजटीय प्राविधान की तुलना में 27% अधिक बाजार से कर्ज लिया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास चरमराने लगा था। सामाजिक व ग्रामीण मामले से जुड़े मंत्रालय के पैसे खर्च तक नहीं किए जा रहे थे। तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर यह श्वेत पत्र जारी किया गया है और साथ ही इसमें यह भी कहा गया कि यूपीए शासनकाल में दुनिया की 5 कमजोर अर्थव्यवस्था में शामिल रही भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 शीर्ष अर्थव्यवस्था में शामिल करने के मोदी सरकार के सफर को श्वेत पत्र में दिखाते हुए कहा गया कि किफायती आवास ग्रामीण यूपीए सरकार में 2.1 करोड़ था, जो एनडीए शासनकाल में 2.6 करोड़ हो गया। वहीं शौचालयों का निर्माण यूपीए सरकार में मात्र 1.8 करोड़ था, जो कि मोदी सरकार में बढ़कर 11.5 करोड़ घरों तक पहुंच गया। असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के लिए किफायती पेंशन के लाभार्थी यूपीए सरकार में मात्र 36.4 लाख थे, जो एनडीए सरकार में बढ़कर 6.1 करोड़ हो गए। यूपीए सरकार में न्यूनतम शून्य राशि वाले बैंक खाते मात्र 10.3 करोड़ थे, जो मोदी सरकार में बढ़कर 51.6 करोड़ खाते तक पहुंच गए। कुल मिलाकर देखा जाए तो देश भर में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क यूपीए के दौर में मात्र 6,577 किलोमीटर था, जो कि मोदी सरकार में 6.8 लाख किलोमीटर तक हो गया। तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र जारी हो चुका है। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश कर चुकी हैं और आज लोकसभा में आर्थिक हालात पर चर्चा होनी है। हमारे संवाददाता राजेश राज ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, सुप्रभात। संसद का बजट सत्र जारी है, काफ़ी उत्पादक रहा है और अब जब श्वेत पत्र पर आज लोकसभा में चर्चा होगी तो पक्ष विपक्ष किस तरीके से अपनी राय या अपने विचार प्रस्तुत करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं राजेश की 2013 से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था 11 नंबर पे थी और 2014 के बाद नरेंद्र मोदी सरकार के दौरान आज जो अर्थव्यवस्था है वो 5वें नंबर तक पहुंच चुकी है और आने वाले वक्त में तीसरे नंबर की उम्मीद लगाई जा रही है। देखिए, यह जो श्वेत पत्र है भावना, यह श्वेत पत्र 10 साल बनाम 10 साल की बात करेगा। 2004 से 2014 की बात करें तो यूपीए की सरकार रही और 2014 से 2024 तक देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार रही और एनडीए सरकार की ये कोशिश है कि ये 10 साल बनाम 10 साल का जो श्वेत पत्र है इसको लेकर कहीं ना कहीं इस जनता के बीच जाया जाए और उसको एक्सपोज करने की कोशिश की जाए। और आपने ग्राफिक्स के जरिए और खबरों के जरिए आपने जिस तरीके से सिलसिलेवार तरीके से बताने की कोशिश की है उसमें कुछ बचता नहीं है। मैं स्पष्ट तौर पर कह सकता हूं कि जिस तरीके से यूपीए सरकार में जो तमाम योजनाएं या तमाम जो कार्य आर्थिक मोर्चे पर किए गए उसको श्वेत पत्र जो है वो एक्सपोज करने की कोशिश करेगा और आज जब उस पर विस्तार से चर्चा होगी तो तमाम लोगों की नजरें उस श्वेत पत्र पर टिकी होंगी, जिसमें सिलसिलेवार तरीके से एनडीए सरकार ने यूपीए शासनकाल में जो कहीं ना कहीं आर्थिक मोर्चे पर जो नाकामी रही है उसको बताने की कोशिश की जा रही है। और यूपीए शासन में जिस तरीके से हम बैंकिंग की बात करें या फिर अन्य जो मसले थे उसमें जो कमी दिखाई पड़ी थी उसको एक्सपोज किया जा रहा है। और आपने देखा होगा कि यूपीए शासनकाल में
हम सब लोग पार्लियामेंट उस समय कवर किया करते थे। हमने देखा था कि किस तरीके से 2G स्कीम की बात करें, कोयला स्कीम की बात करें, राष्ट्रमंडल खेल स्कीम की बात करें, सिर्फ और सिर्फ स्कीम पर भारतीय जनता पार्टी जो है यूपीए सरकार को घेरा करती थी और सदन के भीतर तो हम 2-4-5 मिनट भी बैठ नहीं पाते थे, क्योंकि हाउस जो है वो कायदे से सिस्टमेटिक तरीके से चल नहीं पाता था और लगातार सरकार को आक्रामक तरीके से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए यूपीए सरकार को घेरने का काम किया करती थी। लेकिन आज की अगर बात करें तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आश्वस्त है इस बात को लेकर कि 2027 में देश की अर्थव्यवस्था दुनिया भर के मुल्कों में तीसरे नंबर की हो जाएगी। 2027 तक मोदी सरकार देश में बुलेट ट्रेन चलाने के लिए संकल्पित है और ऐसे में यह जो श्वेत पत्र है यह जनता को यह बताने के लिए काफी होगा कि कैसे 10 साल बनाम 10 साल की लड़ाई में मोदी सरकार आगे दिखाई पड़ रही है। जी राजेश, अगर बात करें लोकसभा की तो आज श्वेत पत्र पर चर्चा शुरू होगी, तो इस चर्चा में कौन कौन से सांसद हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे, साथ ही राज्यसभा में चर्चा कब होगी? देखिए, लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में निश्चित तौर पर तमाम जो सत्ताधारी पार्टी के और जो यूपीए शासन सरकार के वक्त जो उनके सहयोगी दल थे, उन तमाम सहयोगी दलों के भी जो फ्लोर लीडर्स हैं उनको बोलने का मौका मिलेगा और पार्टी के द्वारा जिन लोगों को अधिकृत किया जाएगा वो अपनी बात रखेंगे। और राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में आज 4 विधेयक लिस्टेड है, तो निश्चित तौर पर आज सरकार की कोशिश होगी कि 4 विधेयकों को निपटाया जाए और उसे पास कराया जाए, क्योंकि लोकसभा से वो विधेयक पहले ही पारित हो चुके हैं। और ऐसे में शनिवार का दिन जो होगा वो राज्यसभा में श्वेत पत्र के नाम होगा और निश्चित तौर पर अगर ये चारों विधेयक अगर बहुत जल्दी अगर पारित करा लिए जाते हैं तो हो सकता है कि देर रात तक या फिर शनिवार का जो दिन होगा वो श्वेत पत्र के नाम होगा राज्यसभा में, क्योंकि एक दिन की मियाद बढ़ाई गई है। सदन की जो कार्रवाई थी वो आज ही खत्म हो जानी थी, लेकिन उसको एक दिन बढ़ाया गया है ताकि तमाम जो विधायी कार्य है उसको निपटा लिए जाए और श्वेत पत्र पर भी चर्चा जो है वो करा ली जाए। राजेश, साथ ही आज शुक्रवार का दिन है और लोकसभा में प्राइवेट मेंबर बिजनेस लाया जाता है, तो क्या आज प्राइवेट मेंबर बिजनेस भी सूचीबद्ध है? नहीं, आज प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो सूचीबद्ध नहीं है। आज श्वेत पत्र पर चर्चा होनी है और सिर्फ क्वेश्चन आवर के बाद जो है वो 12 बजे श्वेत पत्र पर चर्चा शुरू हो जाएगी। और राज्यसभा की अगर बात करें तो राज्यसभा में भी जो 4 विधेयक लिस्टेड हैं उनको पारित कराना सरकार के लिए प्राथमिकता है। ऐसे में जो प्राइवेट मेंबर बिल है वो प्राइवेट मेंबर बिल को आज जो है वो छोड़ दिया गया है, क्योंकि श्वेत पत्र पर चर्चा होगी लोकसभा में तो निश्चित तौर पर गहमागहमी भरा दिन रहेगा। तमाम जो मीडिया कर्मी है उनके लिए कौतूहल का दिन है, साथ ही तमाम जो वैसे सांसद जो पहली बार चुनकर आए थे 5 वर्षों से सदन के भीतर हैं, उनकी भी एक हसरत होगी कि वो 5 वर्षों में यूपीए सरकार में क्या कुछ हुआ और सरकार में क्या कुछ हो रहा है, इसको देखने, समझने और सुनने की कोशिश। ठीक राजेश, तो इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपडेट्स पर आप नजर रखिएगा, क्योंकि जब 11 बजे संसद की कार्यवाही शुरू होगी तब पता चलेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आवर आगे बढ़ते हैं और आर्थिक हालातों पर चर्चा आगे बढ़ती है। राजेश, इन तमाम जानकारी के लिए एक बार फिर आपका धन्यवाद। बढ़ते हैं आगे। संसद के मौजूदा सत्र में 6 फरवरी को लोकसभा में उस विधेयक को पारित कर दिया गया जिसका मकसद सरकारी नौकरी और कॉलेजों में दाखिले के लिए होने वाली परीक्षाओं में चोरी और धोखाधड़ी को रोकना है। इस बिल का नाम है लोक परीक्षा कदाचार रोकथाम विधेयक 2024, जिसे अब आज राज्यसभा में पारित कराया जाएगा। इस बिल के अनुसार परीक्षा में नकल में मदद पहुंचाने वालों के लिए 3 से 10 साल जेल तक का सजा का प्रावधान रखा गया है। कसूरवार ठहराए गए व्यक्ति पर 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इस नए कानून में परीक्षा दे रहे उम्मीदवार के लिए किसी दंड का प्रावधान नहीं किया गया है। उनके लिए सजा का निर्धारण परीक्षा ले रहे संबंधित प्राधिकरण के अपने नियमों के तहत ही होगा। ये कानून केंद्र सरकार और उसकी टेस्टिंग एजेंसियों द्वारा आयोजित की जाने वाली ज्यादातर परीक्षाओं पर लागू होगा। इस कानून के तहत सभी अपराध और जमानती होंगे, गैर जमानती होंगे और इनकी जांच वरिष्ठ पुलिस अधिकारी करेंगे। इसके अलावा राज्यसभा में आज गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जम्मू कश्मीर में पंचायतों और नगर पालिकाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण प्रदान करने वाले जम्मू कश्मीर स्थानीय निकाय कानून संशोधन विधेयक 2024
पेश करेंगे। जम्मू कश्मीर से जुड़े 2 अन्य विधेयकों, संविधान जम्मू और कश्मीर अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2024 और संविधान जम्मू और कश्मीर अनुसूचित जनजातीय आदेश संशोधन विधेयक 2024 को भी उच्च सदन से पारित किया जाना है। इन चारों विधेयकों को लोकसभा पहले ही पारित कर चुकी है। और नया सवेरा में खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी है, लेकिन इसी बीच वक्त एक छोटी सी ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। मैंने अपना NPS अकाउंट ऑनलाइन ओपन कर दिया था। सीरियस सेविंग स्टार्ट की आफ्टर आई लैंडेड माय फर्स्ट जॉब एट 23। अपने कॉर्पोरेट में बस अपना NPS नंबर दिया एंड इन्वेस्टिंग चालू। थोड़े ही दिन पहले मेरा जॉब बदल गया, मैं मुंबई से राजकोट आ गई, लेकिन मेरा NPS अकाउंट सेम। आई जस्ट ट्रांसफर द सेम अकाउंट टू माई न्यू कंपनी। NPS किसी भी जगह से ऑपरेट हो सकता है, जहां मैं वहां मेरा NPS अकाउंट। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। फूल वाला, केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं रे, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में बढ़ते हैं आगे। और खबर है उत्तराखंड से जुड़ी हुई। उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक अवैध मदरसा ढहाने के बाद प्रदर्शनकारियों और प्रशासन के बीच झड़पें हुई हैं। जिला प्रशासन ने इलाके में कर्फ्यू लगा दिया है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त बलों को बुलाया गया है। अधिकारियों के अनुसार नैनीताल जिला प्रशासन और स्थानीय अधिकारियों की एक संयुक्त टीम ने नजूल भूमि पर अवैध निर्माण को गिराया, जिसका स्थानीय लोगों ने हिंसक विरोध किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्च स्तरीय बैठक कर आदेश दिया है कि इस घटना के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर क्षेत्र में शांति व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने कहा है कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। इस घटना में कई पुलिसकर्मियों और प्रशासनिक अधिकारियों को चोटें भी आई हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने कहा कि घटना के पीछे के लोगों की पहचान की जाएगी और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस बीच सुरक्षा कारणों से आज सरकारी सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त CBSE और आंगनवाड़ी केंद्र सहित कक्षा से 1 से 12 तक संचालित हल्द्वानी के सभी स्कूल अनिवार्य रूप से बंद रहेंगे। तो उत्तराखंड से ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे हमारे साथ कृतिका। लेकिन कहीं ना कहीं कहें तो उत्तराखंड में जिस तरीके की हिंसा हुई है उस पर प्रशासन ने भी कड़ी कार्रवाई की है और एक्शन लिया गया है। बिल्कुल, और इसी के साथ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। हल्द्वानी के बनभुलपुरा क्षेत्र में न्यायालय के आदेशों के क्रम में प्रशासन की टीम अवैध अतिक्रमण को हटाने गई थी। वहाँ पर कुछ अराजक तत्वों के द्वारा पुलिस के साथ झड़प हुई है, पुलिस के साथ संघर्ष हुआ है वहाँ पर, और कुछ पुलिस के लोगों को, प्रशासन के लोगों को चोटें आई हैं। वहाँ पर अभी तत्काल अन्य कंपनियाँ पुलिस की और केंद्रीय बलों की भेजी जा रही है। सभी से शांति बनाने का हमने अपील की है, कर्फ्यू लगा दिया गया है और जो भी इसमें दंगाई होंगे, जो भी इस प्रकार का अतिक्रमणकारी होंगे जिन्होंने आगजनी की है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे संवाददाता गितेश त्रिपाठी इस वक्त जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। गितेश, सबसे पहले तो सुप्रभात आपको, और आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त वहां पर किस तरीके के हालात हैं, कैसे वहां पर इस वक्त एहतियात बरते जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से। हाँ मैडम, अभी जो स्थिति है, अभी स्थिति जब सामान्य स्थिति में आ गया है शहर, और अभी जो देखा जा रहा था कि रात में जो काफी अंधेरा होने की वजह से जो प्रदर्शनकारी हैं वो उग्र हो गए थे। उन्होंने थाने के आसपास और जो थाने के आसपास काफी तोड़फोड़ करी और आगजनी करी। लेकिन उसके बाद जब TSC और रिजर्व बटालियन
जो पुलिस की है वो फोर्स यहाँ पहुंच गई और कर्फ्यू लगा दिया गया। उसके बाद से स्थिति अब सामान्य है और एहतियात के तौर पे हल्द्वानी जो नगर निगम का जो इलाका है यहाँ कर्फ्यू लगा दिया गया है। किसी को भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं है और अभी स्थिति जो है अभी सामान्य बनी हुई है। गिरीश, साथ ही कहीं ना कहीं कहे जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा भी त्वरित कार्रवाई की गई है और अतिरिक्त बलों का भी सहारा लिया जा रहा है। अभी आपने कहा नियंत्रण जो है, स्थिति जो है वो नियंत्रण में है, लेकिन कितने लोगों की मौत हुई है इसमें और कितने लोग घायल हैं और अस्पतालों में उन्हें भर्ती कराया गया है? हाँ, जब हिंसक वारदात हुई थी उसके बाद 50 के आसपास जो पुलिस वाले हैं वो घायल हुए थे और उसमें जो है कुछ प्रदर्शनकारी भी घायल हुए हैं और उसमें जो है अभी बताया आधिकारिक रूप से अभी 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है जी। और अभी जो घायल हैं उनका इलाज अभी जो यहाँ के सरकारी अस्पताल हैं और प्राइवेट जो अस्पताल है वहाँ इलाज चल रहा है। जी गितेश, जो उपद्रवी थे या जो अराजक तत्व थे जिन्होंने ये पूरी हिंसा को भड़काने की कोशिश की, हिंसा फैलाने की कोशिश की, उनकी पहचान किस तरीके से की जा रही है अभी तक? हाँ, अभी जिस वक्त ये जो अवैध मदरसा ढहाने के लिए टीम गई तो उस वक्त ड्रोन और अन्य जो कैमरे थे पुलिस के द्वारा वो वहाँ पे चलाए गए। तो उससे अब धीरे धीरे ये हो रहा है कि जो ड्रोन के जो चित्र आ रहे हैं, जिनके फोटो आएंगे, उस तरह से उनकी धीरे धीरे पहचान करी जाएगी और जो मुख्य जो आरोपी हैं उनकी पहचान भी उन लोगों ने कर ली है और रात काफी धरपकड़ पुलिस ने करी वहाँ। गीतेश, जहाँ हालांकि कर्फ्यू लगा हुआ है लेकिन पुष्कर सिंह धामी ने एहतियात के तौर पे कुछ निर्देश जारी किए हैं स्थानीय निवासियों के लिए, वो क्या निर्देश हैं? क्योंकि हालांकि अभी कर्फ्यू लगा हुआ है वहाँ पर। हाँ, अभी एहतियात के लिए कर्फ्यू लगाया कि इसलिए लगाया गया है कि कोई हिंसक वारदात ना हो और कोई चीजें बड़े ना शहर में ना फैले। तो क्योंकि एक पर्टिकुलर एक इलाका था, उस इलाके में ये हुआ था, अगर ये शहर में ना फैले इसलिए एहतियात के रूप में कर्फ्यू लगा दिया गया था। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया गितेश, तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। आप इस पर अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा और इसी के साथ चलिए अब नया सवेरा में अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने बीते कल रेलवे और मोबाइल फोन सर्विस की स्पेक्ट्रम के क्षेत्र में बड़ी घोषणाएं की है। 12,343 करोड़ की लागत की 6 रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी बीते कल दी गई है। रेलवे की ये परियोजनाएं राजस्थान, असम, तेलंगाना, गुजरात, आंध्र प्रदेश और नागालैंड के 18 जिलों में होंगी। इसके तहत देश में 1020 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक बढ़ाया जाएगा, जिससे आगे आने वाले समय में रेल यात्रियों को सहूलियत मिलेगी। ये सभी 6 परियोजनाएं केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित होंगी। सरकार ने कहा है कि मल्टी ट्रैकिंग प्रस्तावों से परिचालन में आसानी होगी और भीड़-भाड़ भी कम होगी। इससे लगभग 3 करोड़ रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मोबाइल फोन सेवाओं के लिए 8 स्पेक्ट्रम बैंड में नीलामी को मंजूरी दी है। 800, 900, 1800, 2100, 2300, 2500, 3300 मेगाहर्ट्ज और 26 गीगाहर्ट्ज बैंड में उपलब्ध सभी स्पेक्ट्रम नीलामी में रखे जाएंगे। और वहीं केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना को भी मंजूरी दे दी है। साथ ही मत्स्य पालन एवं जल कृषि अवसंरचना विकास निधि को मार्च 2026 तक जारी रखने को मंजूरी मिली है। पारदर्शी तरीके से स्पेक्ट्रम उपलब्ध कराने के लिए कैबिनेट द्वारा 15 सितंबर 2021 को ही ये निर्णय लिया गया था कि हर वर्ष यानी कि हर वित्तीय वर्ष में स्पेक्ट्रम का ऑक्शन किया जाएगा और तदनुसार वर्ष 2022-23 में ऑक्शन किए गए स्पेक्ट्रम में जो बचा रह गया था, ऐसे स्पेक्ट्रम जिसका असाइंड अवधि 2024 में समाप्त हो रही है तथा सरेंडर किए गए कुछ और स्पेक्ट्रम जो अब उपलब्ध है, इसको वित्तीय वर्ष 2023 में ऑक्शन किया जाना प्रस्तावित था। जो पता है उसमें से अब इस स्पेक्ट्रम का ऑक्शन किया जाएगा। जो योजना मैं आप सबके सामने लाया हूं, जिसको कैबिनेट में मंजूरी दी है, ये प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना, ये एक सेंट्रल सेक्टर सब स्कीम है जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की एक सब स्कीम के रूप में इसको मंजूरी मिली है। इस योजना में 6,000 करोड़ रुपए का प्रस्तावना है, जिनमें 3,000 करोड़
केंद्र का होगा तो 3000 करोड़ के लगभग लाभार्थियों की ओर से आएगा। इस स्कीम से फिशरी सेक्टर में इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन विकसित करने, फिशरीज प्रोडक्ट में सेफ्टी और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स अडॉप्ट करने में सहयोग मिलेगा, जिससे इनके उत्पादों को मार्केटिंग में और मत्स्य पालकों को ज़्यादा मुनाफा या ज़्यादा आय में बल मिलेगा। जो एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, इसको 3 वर्ष आगे के लिए और मंजूरी दे दी गई है, यानी कि अब 2023 की बजाय अब इसको 2026 तक मंजूरी मिल गई है। और 2018 में इसको मंजूरी जो मिली थी वो 7,522 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली थी। अब इसमें एक लाभ और मिलेगा कि जो क्रेडिट गारंटी इसमें उपलब्ध करवाई जाएगी, इससे और लोगों के इसमें बीच में आने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। जो इंफ्रा प्रोजेक्ट के लिए आप बैंकों से पैसा मिलता है, उसमें अब आपको 3% इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगी और लोन का रीपेमेंट 2 वर्ष के मॉरेटोरियम के बाद अब 10 वर्षों में आपको कुल मिलाकर पेमेंट को वापस करना है। अब तक इसमें 91 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी जा चुकी है, जो विभिन्न लोनिंग एजेंसीज के द्वारा हुई है। अब अगले 3 सालों में और लोगों को इसका लाभ मिलेगा। 2023 से 2026 तक इसको जारी रखने का निर्णय किया गया है। नया सवेरा में आगे बढ़ते हैं और अब खबर मुंबई से है। मुंबई में शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेता अभिषेक घोसालकर की हत्या के मामले की जांच मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंपी गई है। कल मुंबई के दहिसर में शिवसेना उबाठा के पूर्व नगर सेवक अभिषेक घोसालकर को 5 गोलियां मारी गईं और वे घायल हो गए। उन पर गोली चलाने वाले मॉरिस नारसोन्हा ने खुद को गोली मार ली। घटना की सूचना मिलते ही दोनों घायलों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन दोनों घायलों ने दम तोड़ दिया। घटना की जांच चल रही है। अभिषेक घोसालकर शिवसेना के उपनेता उबाठा पूर्व विधायक विनोद घोसालकर के बेटे हैं। माना जा रहा है कि यह हमला पैसे के विवाद और निजी दुश्मनी के कारण हुआ है। दहिसर फायरिंग मामले में मुंबई पुलिस की ओर से 2 अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं और एक एफआईआर शिवसेना यूबीटी नेता अभिषेक घोसालकर की हत्या के लिए और दूसरी एडीआर एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट मॉरिस नोरसोना की आत्महत्या का। वहीं पुलिस को शक है कि हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार अवैध है, क्योंकि मॉरिस को मुंबई पुलिस की ओर से कोई हथियार लाइसेंस जारी नहीं किया गया था। वहीं फिजी के उप प्रधानमंत्री विमान प्रसाद ने अयोध्या में भगवान श्री राम लला के दर्शन किए। जो राम मंदिर का दर्शन करने वाले अब पहले विदेशी नेता बन चुके हैं। विमान प्रसाद ने कहा कि इससे भारत और फिजी के संबंध और मजबूत होंगे। भारत और फिजी की संबंध को और मजबूत करेगा। हमारी भारत से फिजी और भारत की जो संबंध बहुत ही पुरानी है, गिरमिट प्रथा इंडेंचर सिस्टम के समय से और आज भी। तो भारत के इस दौरे पर अन्य जो मेरी सभाएं, भारत के विदेश मंत्री, अन्य जो पदाधिकारी हैं उनसे हुई है। तो नया सवेरा में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद ही नया सवेरा पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मैं आईटी प्रोफेशनल, मुझे मार्केट और इन्वेस्टमेंट के बारे में ज्यादा नहीं पता था। सो एनपीएस के प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट के थ्रू अब ऑटोमेटिक इन्वेस्टिंग बढ़िया चल रही है। मैं जितनी आसानी से इतने सारे एप्स यूज करता हूँ, बस इतना ही इजी और एक्सेसिबल है ऐप के थ्रू मेरा एनपीएस अकाउंट। रिटर्न्स, इन्वेस्टमेंट, सब चीजों का ट्रैक रखना बिल्कुल आसान है। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। मोदी सरकार की गारंटी, हर गरीब का मुफ्त इलाज। 55 करोड़ लोगों को दी हर साल 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की निश्चिंतता। हमारा संकल्प विकसित भारत। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही एसबीआई में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर दे। एसबीआई सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। और जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, एक बार फिर से उनके लिए पेश है इस वक्त की हेडलाइंस। लोकसभा में आज शुरू होगी देश के आर्थिक हालात पर चर्चा। श्वेत पत्र के जरिए मौजूदा सरकार ने यूपीए के 10 साल के कार्यकाल में लगाए आर्थिक कुप्रबंधन के आरोप, 15 घोटालों का भी किया जिक्र। सरकारी भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल रोकने के लिए राज्यसभा में आज पेश होगा बिल। जम्मू कश्मीर से जुड़े 2 विधेयकों पर भी होगी चर्चा। मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, 12,343 करोड़ रुपए से बदलेगी रेलवे की तस्वीर। राजस्थान, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र, असम और नागालैंड में 6 मल्टी ट्रैकिंग रेल प्रोजेक्ट मंजूर। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना को भी मिली मंजूरी। उत्तराखंड के हल्द्वानी में अवैध मदरसा ढहाने के बाद हिंसक झड़प, इलाके में कर्फ्यू, एहतियात के तौर पर इंटरनेट और स्कूल बंद। मुख्यमंत्री धामी ने उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के दिए आदेश। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी पेशी। लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी की कार्रवाई के बीच आज होगी केस की सुनवाई। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में पाकिस्तान में संसदीय चुनाव के बाद वोटों की गिनती जारी। रुझानों में इमरान खान के पीटीआई समर्थित उम्मीदवारों ने बनाई बढ़त। और क्रिकेट में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 11 फरवरी को होगा अंडर 19 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला। कल रोमांचक सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने हराया पाकिस्तान को। और चलिए अब हो गया है कृतिका हमारे खास सेगमेंट का, अखबारों की सुर्खियों का। और अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए सीधा रुख करते हैं इस वक्त डीडी न्यूज रूम का, जहां पर हमारी सहयोगी संध्या शर्मा इस वक्त मौजूद है। संध्या, सुप्रभात आपको। और आज अखबारों में क्या कुछ अहम सुर्खियां हैं? सुप्रभात कृतिका और भावना। अखबारों की सुर्खियों की शुरुआत हम कर लेते हैं बजट सत्र में कल केंद्र सरकार द्वारा लाए गए श्वेत पत्र की खबर के साथ, जिसे आज सभी अखबारों ने प्रमुखता के साथ पहले पेज पर लिया है। वित्त मंत्री ने अपने इस श्वेत पत्र लाने के दौरान क्या कुछ खास बातें कही वो आज अखबारों ने बताई है। और वित्त मंत्री ने कहा कि यूपीए शासनकाल में किस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाई हुई थी और किस तरह से कमजोर अर्थव्यवस्था भारत की थी, और पिछले 10 सालों में एनडीए सरकार और केंद्र सरकार ने किस तरह से प्रयास किए हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत 5 अर्थव्यवस्था वाले देशों में शुमार हो चुका है। तो आज इस खबर को तमाम आंकड़ों के साथ अखबारों ने प्रकाशित किया है। अगली खबर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ट्वीट से जुड़ी हुई है। दरअसल उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा, और इसी कड़ी में उन्होंने कहा कि भारत और म्यांमार की सीमा को बंद करने की गृह मंत्रालय सिफारिश करता है। उन्होंने ये भी कहा कि अवैध अप्रवास को रोकने के लिए यह सिफारिश की जा रही है। आपको बता दें कि म्यांमार की पूर्वोत्तर में 4 राज्यों से सीमा मिलती है। और अगली खबर की बात करें तो यह है आरबीआई से जुड़ी हुई। दरअसल आरबीआई ने सख्त दिशा निर्देश जारी करते हुए बैंकों को यह कहा है कि किसी भी तरह के लोन देने के दौरान आप हिडन चार्जेस उपभोक्ताओं से नहीं वसूल सकेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए और आप जो ब्याज लेते हैं लोन देने के दौरान, उसी में आपको सारे जितने भी चार्जेस होंगे वो शामिल करने होंगे। और आपको बता दें कि लगातार 6ठी बार रेपो दर
नहीं बढ़ी है। और अगली खबर की बात करें तो ये हम देख रहे हैं कि किस तरह से डिजिटल इंडिया के माध्यम से भारत लगातार आगे बढ़ रहा है, नए सोपान गढ़ रहा है। तो उसी कड़ी में भारत पेट्रोलियम ने गैस सिलेंडर देने के माध्यम से एक QR कोड की व्यवस्था लॉन्च की है। यानी कि उपभोक्ताओं को अब तक शिकायत होती थी कि जो LPG गैस सिलेंडर होते हैं उसमें पूरी गैस उन्हें मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो अब जो लोग LPG गैस सिलेंडर लेंगे उस पर एक QR कोड लगा हुआ मिलेगा, और यदि उसमें किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी पूर्व में की गई है, उसकी सील टूटी है या पूरी गैस उसमें नहीं है, तो वो QR कोड स्कैन नहीं हो पाएगा। तो ये एक नई व्यवस्था और डिजिटल इंडिया की एक अच्छी खबर। इसके अलावा इसरो की एक और खबर की आपको जानकारी दे देते हैं, जो आज सभी अखबारों में हमें पहले पेज पर देखने को मिली है। दरअसल इसरो 17 फरवरी को उपग्रह इनसेट 3DS लॉन्च करने जा रहा है, और इसके माध्यम से मौसम का बेहतर पूर्वानुमान लग सकेगा। और एक और खबर की बात कर लेते हैं चलते चलते, जो कि स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। नवभारत टाइम्स अखबार ने अपने पेज पर ली है और बताया है कि एम्स और IIT दिल्ली ने मिलकर एक ऐसा मॉड्यूल तैयार किया है जिसके माध्यम से यदि ब्रेन स्ट्रोक होता है और जिन लोगों की बोलने की क्षमता चली जाती है, तो म्यूजिक थेरेपी के दौरान उनकी आवाज़ लौटाने का प्रयास किया जाएगा, भारतीय संगीत सुनाया जाएगा, और उसके माध्यम से जो पेशेंट होगा वो धीरे धीरे उसकी पसंद का म्यूजिक सुनने के बाद उसे अपने बोलने की क्षमता को विकसित कर सकेगा। तो आज के अखबारों के अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी हुई ये है खास और अहम खबरें। तो संध्या, अखबारों के अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी तमाम जो अहम खबरें आपने प्रस्तुत की हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन फिलहाल बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ, तो देखते रहिए DG न्यूज़। बोला कौन है? मैं पर हुआ क्या? बिजली का बिल नहीं भरा और पूछता है हुआ क्या? जल्दी से ऐप डाउनलोड कर। बिल तो भर दिया था, फिर डर क्यों रहे हो? हाँ, नकली चाकू नकली बिल। UPI कहता है कोई भी अनजान ऐप डाउनलोड ना करें, अपने पैसे का ख्याल खुद रखें। चलिए, आपको पनवेल नहीं जाना है। पनवेल? हाँ, निकलिए। सिर्फ बोला। आप भी ये जानकारी शेयर करें और अपने आसपास के भोले को बचाओ। सर, आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। अब आप घर जा सकते हैं। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा, और आइए अब वक्त हो चला है दुनिया भर की कुछ खास खबरें देखने का। और चलिए अब दुनिया भर की खास खबरों में बात करेंगे पड़ोसी देश पाकिस्तान की, जहां पाकिस्तान में संसदीय चुनाव और प्रांतीय चुनाव खत्म होने के बाद अब वोटों की गिनती जारी है। नतीजे धीरे धीरे आने भी शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान चुनाव आयोग के अनुसार पूर्व प्रधानमंत्री और PMLN चीफ शहबाज शरीफ लाहौर से जीत गए हैं। अभी तक आए परिणामों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 3 सीटों पर चुनाव जीता है, तो वहीं नवाज शरीफ की पार्टी PMLN के 3 उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है, जबकि इमरान खान की पार्टी PTI समर्थित 4 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। संसदीय और 4 प्रांतीय विधानसभाओं के लिए हो रहे चुनाव में लगभग 18,000 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। संसद के निचले सदन नेशनल असेंबली की 266 सीटों पर चुनाव हुआ है, जबकि अतिरिक्त 70 सीटें महिलाएं और अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित हैं। इसी बीच उम्मीदवारों की मृत्यु के कारण एक संसदीय और 3 प्रांतीय विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव भी स्थगित कर दिया गया है। तो पाकिस्तान में हो रहे आम चुनावों पर मतगणना जारी है, और हमारे संवाददाता अमृतपाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमृतपाल, क्या कह रहे हैं ताज़ा रुझान? अगर कहा जाए तो इमरान खान की जो पार्टी है उसके जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं वो धड़ाधड़ जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अमृतपाल, अपना सवाल एक बार जी अमृतपाल, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि पाकिस्तान में हुए आम चुनाव जो कल हुए उस पर मतगणना जारी है, तो ताज़ा रुझान जो हैं वो किस ओर इशारा कर रहे हैं, और जो नवाज शरीफ की पार्टी है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, साथ ही साथ इमरान खान की पार्टी के जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं वो भी धड़ाधड़ जीतते हुए नजर आ रहे हैं। जी, पहले रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं। रिजल्ट्स 2 चीजें हैं। रिजल्ट्स एक तो बहुत ज्यादा स्लो आ रहे हैं। जनरली पाकिस्तान में क्या होता है कि
जो वोटिंग खत्म हो जाती है 5 बजे जो आधिकारिक टाइम है, उसके बाद जो लोग अंदर होते हैं तो 6 साढ़े 6 तक कंप्लीट वोटिंग प्रोसेस खत्म हो जाता है। बैलेट बॉक्सेस की काउंटिंग तुरंत शुरू हो जाती है। करीब आधी रात तक रुझान क्लियर हो जाते हैं और सुबह होते होते तक या भोर तक रिजल्ट्स भी आने शुरू हो जाते हैं। अभी सिर्फ करीब 10 के रिजल्ट्स आए हैं, तो ये क्लियर है कि वोटिंग का जो काउंटिंग का जो प्रोसेस है वो चल तो रहा है पर बहुत स्लो चल रहा है। तो एक बात तो ये है जिसमें एलिगेशंस हैं पीटीआई की तरफ से कि इलेक्शन रिगिंग हो रही है, बैलेट बॉक्सेस की रिगिंग हो रही है। अब वो देखना होगा उसकी कितनी वैलिडिटी है, वो उसमें उन क्लेम्स में को आप कितना वेरीफाई कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली। पर जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, जैसे आपने बताया कि 4 पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं वो जीते हैं, वहीं 2 या 3 जो कैंडिडेट्स हैं वो पीपल्स पार्टी के जीते हैं और 4 ही नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट जीते हैं, जिसमें शहबाज शरीफ साबिक वजीर आजम भी हैं लाहौर से। तो इसका मतलब ये निकाला जाए कि जैसे आप कह रही थी कि पीटीआई के जो बैक्ड इंडिपेंडेंट्स हैं वो बेसिकली हैं पीटीआई ही, क्योंकि उनको इलेक्शन सिंबल नहीं मिला तो वो इंडिपेंडेंस कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। जैसे कहा जा रहा था कि पूरा अमला लगा हुआ है उनके खिलाफ और वो बहुत पिछड़ जाएंगे और बहुत कम सीटें आएंगी। जो अर्ली रिजल्ट्स आ रहे हैं उनको अगर बेस किया जाए तो वैसा बिल्कुल नहीं लग रहा। पीटीआई बिल्कुल लीड में है। रुझान कल रात करीब उनके टेलीविजन चैनल्स 125 से 126 दिखा रहे थे, फिर उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, कहां से प्रेशर्स आए, टीवी चैनल्स ने एकदम रुझान दिखाने बंद कर दिए। पेमरा ने, जो उनकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी है, सुबह 3 बजे दफ्तर खोला। आप यकीन करें कि सुबह 3 बजे कोई सरकारी दफ्तर नहीं खुलता है पेमरा जैसा। उन्होंने नोटिस भेजे 2 लीडिंग चैनल्स को कि आप मिसलीड कर रहे हैं। तो रिपोर्ट्स ये हैं कि मीडिया को पर प्रेशर है कि आप पीटीआई की विक्ट्री ना दिखाएं। एटलीस्ट पीटीआई ये अलेज कर रहा है। कुछ यूएस कांग्रेसमैन ने भी ऐसा अलेज किया है कि ये अनफॉर्चुनेट है कि अगर ऐसा पाकिस्तान में हो रहा है। बैरिस्टर गौहर जो पीटीआई के चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा है कि मैसिव विक्ट्री है। वो तो क्लेम करते हैं कि उनको 150 सीटों पर वो आगे चल रहे हैं। पर रिजल्ट्स जो आए हैं, पीटीआई क्लियरली गेम में है और वो इस दौड़ से बाहर या पिछड़ी हुई नहीं दिख रही। जी अमृतपाल, जिस तरीके से आपने बताया कि जो रिजल्ट्स हैं वो काफी धीरे आ रहे हैं, रुझान काफी धीमे आ रहे हैं, तो ऐसे में क्या उम्मीद की जाए, कब तक पूर्ण रूप से रुझान हम सभी के सामने होंगे? देखें, अगले 48 घंटे अगर इसी पेस पे चलता रहा तो अगले 48 घंटों में पिक्चर क्लियर होगी। पर एक अच्छी बात हुई है कि सुबह 4 बजे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने प्रोविंशियल रिटर्निंग ऑफिसर्स को हिदायत दी है कि आप जल्दी काउंटिंग करें और रिजल्ट्स दें। तो अगर ये हिदायत मानी जाती है और अगर रिगिंग वगैरह नहीं हो रही वहां, जैसे अलेज किया जा रहा है पीटीआई की तरफ से, अगर वैसा होता है तो प्रोबेबली आज शाम तक रिजल्ट्स आ जाने चाहिए। पर जिस पेस पर, मैं फिर कह रहा हूं, जिस पेस पर अभी तक वोटिंग चल रही है, काउंटिंग चल रही है, सॉरी, तो उस हिसाब से एटलीस्ट 48 घंटे आप मान ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद अमृतपाल, इतनी तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्ज वाशिंगटन के मुलाकात करेंगे। लाल सागर में जहाजों पर हूती के हमले, यूक्रेन और रूस के बीच संघर्ष और पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष पर चर्चा करेंगे। और वहीं रूस के साथ चल रहे संघर्ष के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कमांडर जनरल अलेक्जेंडर सिंस्की को नया सेना प्रमुख बनाया है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने पिछले महीने गजा पट्टी में 9 संयुक्त राष्ट्र कर्मचारियों को निकाल दिए जाने के बाद विश्व निकाय में हमास की घुसपैठ से संबंधित इजरायल से किसी भी नई जानकारी पर तुरंत कार्रवाई करने का वायदा किया है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में भारी बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया। मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ जैसी स्थिति पैदा होगी, जिसके कारण यातायात भी बाधित हुआ। भारी बारिश के कारण राजधानी के कई इलाकों में बत्ती भी गुल हो गई। अंतर्राष्ट्रीय जगत के बाद अब बढ़ते हैं आगे, कारोबार जगत की बात करते हैं फटाफट अंदाज में।
भारत ऊर्जा सप्ताह रिपोर्ट 2030 तक भारतीय तेल बाजार परिदृश्य में कहा गया कि भारत में तेल की मांग 2023 के 54.8 लाख बैरल प्रतिदिन में से बढ़कर 2030 में 66.4 लाख बीपीजी पहुंच जाएगी। आरबीआई ने केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा परियोजना में ऑफलाइन लेन देन शुरुआत करने की घोषणा की है। इसका मतलब है कि डिजिटल रुपए के उपयोगकर्ता सीमित इंटरनेट कनेक्शन वाले क्षेत्रों में भी लेन देन कर सकेंगे। जोमेटो ने दिसंबर तिमाही का रिजल्ट जारी किया है। कंपनी ने 138 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया है। पीएसयू कंपनी का स्टॉक बीएसई पर 9.5% उछलकर 1144 रुपए के शिखर पर पहुंच गया है। एलआईसी का बाजार पूंजीकरण पहली बार 7 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 6 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप को पार करने वाली दूसरी सरकारी कंपनी बन गई है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही का एकीकृत शुद्ध लाभ 20% उछाल के साथ 6,294 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। और चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हुए अब देखते हैं खबरें खेल जगत से फटाफट अंदाज में। ऑस्ट्रेलिया ने अंडर 19 विश्व कप के फाइनल में स्थान बना लिया है। रोमांचक सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 1 विकेट से हराने में सफलता पाई। 11 फरवरी को होने वाले फाइनल में भारत और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने होंगे। शशि कुमार मुकुंद ने चेन्नई ओपन एटीपी चैलेंजर पुरुष एकल के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। मुकुंद ने ट्यूनीशिया के खिलाड़ी को 7-6, 6-3 के अंतर से हराकर अंतिम मैच में प्रवेश किया। भारत के ऋत्विक चौधरी बोलापल्ली और निक्की कालियांदा की जोड़ी ने अपने हमवतन जोड़ी परीक्षित सोमानी और मनीष सुरेश कुमार को 5-7, 6-1, 10-7 से हराकर चेन्नई ओपन के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। वहीं साकेत माइनेनी और रामकुमार रामनाथन की एक अन्य भारतीय जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में फ्रांसीसी जोड़ी को 4-6, 6-4, 10-6 के अंतर से हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। स्ट्रैंड्जा मेमोरियल टूर्नामेंट में 2 बार की विश्व चैंपियन मुक्केबाज निखत जरी ने महिलाओं के 50 किलोग्राम भार वर्ग स्पर्धा के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। वहीं भारत की अरुंधति चौधरी भी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने में सफलता हासिल की है। उन्होंने 66 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल मैच में सर्बिया की माटकोविक मिलेना को 5-0 से जीत हासिल की। और अब खबरें सिने और ग्लैमर वर्ल्ड से फटाफट अंदाज में। करुण रंधावा की फिल्म कुछ खट्टा हो जाए का ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म में अभिनेत्री रई मांजरेकर, अनुपम खेर, पारितोष त्रिपाठी, अतुल श्रीवास्तव भी नजर आएंगे। फिल्म 16 फरवरी को रिलीज होगी। फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा दिया आज रिलीज होगी। फिल्म में एक इंसान और एक रोबोट के बीच प्रेम प्रसंग देखने को मिलेगा। ये एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। शाहरुख खान की फिल्म जंकी 16 फरवरी को जियो सिनेमा पर आएगी। फिल्म वर्ल्ड वाइड 500 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है। अभिनेता वरुण धवन ने अपकमिंग फिल्म बेबी जॉन का नया पोस्टर शेयर किया है। लंबे समय के बाद वरुण धवन दमदार एक्शन में नजर आने वाले हैं। फिल्म 31 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म खिचड़ी 2 मिशन पंथुकिस्तान आज ZEE5 पर रिलीज हो चुकी है। फिल्म में सुप्रिया पाठक, राजीव मेहता, आनंद देसाई, वंदना पाठक, कीर्ति कुल्हारी और एक्टर प्रोड्यूसर जमुना दास मजेठिया जैसे बेहतरीन कलाकार हैं। भूमि पेडनेकर की फिल्म भक्षक आज नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है। फिल्म में भूमि पेडनेकर खोजी पत्रकार की भूमिका निभा रही हैं, जो बच्चियों के साथ शेल्टर होम में होने वाली घिनौनी घटनाओं से पर्दा उठाने का प्रयास कर रही हैं।
और चलिए इन सबके बीच अब बात करते हैं इसरो की, जहां भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जल्द ही एक और इतिहास रचने को तैयार है। भावना जी हाँ, बिल्कुल। इसरो 17 फरवरी को मौसम संबंधी उपग्रह इनसैट 3DS का प्रक्षेपण करेगा, जिससे मौसम के बारे में हर बारीक जानकारी मिलेगी। इस सैटेलाइट की मदद से आपदा चेतावनी में भी मदद मिलेगी। उपग्रह को GSLV F-14 के जरिए प्रक्षेपित किया जाएगा। इनसैट 3DS उपग्रह भूस्थितिक कक्षा में स्थापित किए जाने वाले तीसरी पीढ़ी के मौसम संबंधी उपग्रह का अनुवर्ती मिशन है। भारतीय सेना और रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस का संयुक्त अभ्यास सदा तंसीक बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में चल रहा है। ये युद्ध अभ्यास 10 फरवरी तक चलेगा। आइए आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता नंदिता डागर की ये खास रिपोर्ट। इंडियन आर्मी और सऊदी अरेबिया की आर्मी के बीच में पहली जॉइंट एक्सरसाइज राजस्थान के बीकानेर के पास महाजन रेंजेस में आज पूरी हो गई है। ये वैलिडेशन एक्सरसाइज पहली है जिसका नाम दिया गया है सदा तंसीक। इसमें 45 मेंबर्स सऊदी अरेबिया की रॉयल लैंड फोर्सेस के और 45 ही मेंबर्स इंडिया की 20वीं बटालियन ऑफ ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स रेजिमेंट के हिस्सा ले रहे हैं। तो यहाँ पर कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशंस और हाउस इंटरवेंशन के साथ, जिसमें हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस भी दिखाए गए, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री दिखाई गई, उसके साथ बेहतर तालमेल इंडिया और सऊदी अरेबिया के फौजियों में हो, ये दर्शाया गया। कैमरा पर्सन मोहम्मद रफीक पठान के साथ बीकानेर के पास महाजन रेंजेस से मैं नंदिता डागर, DD न्यूज़ के लिए। नया सवेरा में आगे बढ़े, बात कर लेते हैं मौसम की। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार भारत के मैदानी इलाकों का मिजाज बदलने वाला है। IMD ने 10 फरवरी से 14 फरवरी यानी कि 5 दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में आज, उड़ीसा में 11 और 12 फरवरी को हल्की से मध्यम बारिश होगी। इसके अलावा मध्य भारत में मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ में 10 से 14 फरवरी, मध्य महाराष्ट्र में 10 और 11 फरवरी, मराठवाड़ा में 8 से 11 फरवरी, यूपी, बिहार, झारखंड में 12 से 14 फरवरी, गंगई, पश्चिम बंगाल में 13 और 14 फरवरी को बारिश होने का अंदेशा जाहिर किया गया है। वहीं मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, छत्तीसगढ़ में 11 फरवरी को आंधी तूफान की चेतावनी जारी की गई है। आइए अब नजर डालते हैं विभिन्न राज्यों और शहरों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान पर। और इसी के साथ चले नया सवेरा के आज की इस खास अंक में हमारे साथ इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ चलते हैं जर्मनी में कार्निवल की धूम के साथ। जी हाँ, ये जो कार्निवल है जहाँ हर कोई रंग बिरंगी पोशाकों में है और इसमें उत्साह में भाग ले रहा है, आप भी इस कार्निवल का आनंद लीजिए और ये जो रंग बिरंगे उत्साह में डूबे लोग हैं इनको देखिए। इसी के साथ मुझे, कृतिका और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
नया सवेरा के प्रायोजक थे। वंडर सीमेंट इस्तेमाल कीजिए, फर्क नजर आएगा। मोबाइल फोन का अधिक प्रयोग करना हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। घंटों मोबाइल पर चैट करना सिर दर्द और आंखों की रोशनी कम होने का कारण बन रहा है। ये शिकायत युवाओं में तेजी से बढ़ रही है, विशेष तौर पर वो लोग जो अधिक देर तक मोबाइल और लैपटॉप पर काम करते हैं, देर रात तक मोबाइल देखते हैं या अंधेरे में मोबाइल का प्रयोग करते हैं। उनमें ऐसी समस्याएं काफी हो रही हैं। बच्चों और बड़ों में सिर दर्द की समस्या भी काफी देखी जा रही है, जिसका कारण मोबाइल फोन का अधिक प्रयोग माना जा सकता है। मोबाइल का जो लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनमें देखा गया है कि उनमें सर दर्द ज़्यादा होता है, ज़्यादा देर के लिए होता है, और सर दर्द निवारक दवाएं, चाहे वो दर्द के अटैक के लिए ली गई हों या उसके प्रिवेंशन के लिए ली गई हों, उन दोनों का ही असर कम होता है। तो जब हमें ये पता चला तो हमने इस चीज़ को भी शोध करने की कोशिश की कि ऐसा तो नहीं है कि जो मरीज़ ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं उसमें हमने एक मोबाइल एडिक्शन स्कोर भी निकाला, जिसमें हमने देखा कि ऐसे कितने प्रकार के मरीज़ हैं जो 1 घंटे से ज़्यादा यूज़ करते हैं एक बार में, या दिन भर यूज़ करते हैं। हो सकता है ये उनकी जॉब का ही पार्ट हो, और बहुत सारे ऐसे मरीज़ भी हैं जो सोने से पहले मोबाइल के बगैर यूजुअली 1 घंटे 2 घंटे देखते रहते हैं, या उसकी वजह से उनकी नींद प्रभावित हो रही है, या उसकी वजह से उनकी बाकी चीज़ें भी प्रभावित हो रही हैं, और वो अपने काम के दौरान या अपने वर्क प्लेस के में भी मोबाइल का यूज़ करते हैं। तो अगर ये ज़्यादा यूज़ होता है तो इसकी वजह से स्पेशली जिन मरीज़ों में ऑलरेडी सर दर्द की प्रॉब्लम है, हमने उनमें देखा है कि उनमें दर्द की दवाओं का असर भी कम होता है, और उनमें सर दर्द के दिन या मात्रा या भीषणता भी ज़्यादा होती है। लगभग 65% वयस्क और 80 से 90% किशोर अपने फोन को लेकर सोते हैं, लेकिन इसका दुष्प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर पड़ रहा है, वो इस बात से अनजान रहते हैं। स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो मोबाइल फोन हमारी सेहत को कई मायनों में खराब कर रहा है। हम टेक्नोलॉजी को अपने से अलग नहीं कर सकते हैं, वो हमारी जीवन का एक बहुत ही अभिन्न अंग बन चुकी है। तो इसलिए हमें ये देखना है कि हमें उससे फ़ायदा तो उठाना है, उससे लाभान्वित भी होना है, लेकिन हमें ये भी जानना है कि किस लिमिट के बाद अब हमें उसमें वो हमारे लिए ख़तरा पैदा कर सकती है। यह चेक पॉइंट बच्चों में या छोटे बच्चों में या इवन टीनेजर्स में ये चेक पॉइंट नहीं होता है, और उनको ये चीज़ डेवलप करने के लिए उनके माँ बाप, उनके टीचर्स उनकी मदद कर सकते हैं। अगर उससे दुष्प्रभाव उनको दिख रहे हैं, जैसे बच्चे में चिड़चिड़ापन ज़्यादा होना, बच्चे की नींद खराब होना, या फिर ऐसा लगे कि उसकी वजह से उसकी पढ़ाई में अच्छा प्रभाव या लर्निंग की बजाय उसमें लिखावट में या उसके व्यवहार में या उसकी लर्निंग में कुछ ख़राब हो रहा है, तो हमें वहाँ पे देखना है कि वो कंटेंट क्या यूज़ कर रहे हैं। स्पेशली अगर बच्चों में हमें लग रहा है कि नज़र की प्रॉब्लम आ रही है, उनको देखने में प्रॉब्लम आ रही है, उनके सर दर्द की मात्रा बढ़ रही है, या उनमें चिड़चिड़ापन ज़्यादा हो रहा है, तो ये सब ज़्यादा मोबाइल यूज़ या ज़्यादा स्क्रीन यूज़ की वजह से भी हो सकता है। यदि आप आए दिन सिर दर्द की समस्या से परेशान रहते हैं तो ये स्मार्टफोन के अधिक प्रयोग करने का परिणाम हो सकता है। सतर्क हो जाइए, स्मार्टफोन का उपयोग करें, लेकिन साथ ही सावधानी भी रखें। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज़।